हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है 2025 में फरवरी के अंदर संभावित है, कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है, अगर उसकी बात करें तो राजस्थान के भूगोल में अभी तक जो अपनी क्लास हुई है उसमें अपन बात करें, एक तो सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति और या निर्माण, इसकी अपन ने बात कर ली है। जो सबसे पहला जो लेक्चर था अपना वो उत्पत्ति और निर्माण से संबंधित था। उसके बाद में राजस्थान की जो प्रशासनिक इकाई उनकी अपन ने बात की। उसके बाद में अपन ने राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इसकी बात की अपन ने। उसके बाद में राजस्थान के अपन ने जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी बात की अपन ने। उसके बाद में जो अपना टॉपिक था इससे पहले वो था जलवायु, राजस्थान की जलवायु। तो ये जो अपना राजस्थान के संबंध में जो बेसिक सी जानकारी थी अपनी, वो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। सॉरी। तो आप लोग जो प्लस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये जानकारी, ये जो क्लास है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद में अपन आज जो बात करेंगे अपनी वो बात रहेगी जो राजस्थान के अंदर नदियों से संबंधित, नदियों की बात करेंगे अपन सबसे पहले। नदियों के साथ साथ में अपन इसके बाद में जो दूसरा जो टॉपिक रहेगा अपना, उसमें वो रहेगा अपना झील। ठीक है, झील, नदियों के बाद में अपन बात करेंगे झीलों की। झीलों के बाद में अपन बात करेंगे जो सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है उनकी बात करेंगे। और ये जो सिंचाई परियोजना के बाद में जो जल संरक्षण का जो कार्य है किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, उनकी बात करेंगे। तो ये जो हाइड्रो वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, इनकी अपन बात करेंगे। अभी नेक्स्ट जो अपना क्लासें रहेंगी इन्हीं से संबंधित रहेंगी। तो अपन एक सीक्वेंस के अंदर अपन राजस्थान के भूगोल की बात कर रहे हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का अपवाह तंत्र, यानी कि नदियों की बात करेंगे अपन राजस्थान की। यानी कि जो प्लस एकेडमी के ऊपर आप लोगों को बेसिक से ये मानो कि चलो कि शून्य से सफलता की ओर ले जा रहा है। यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल भी जीरो से यहाँ से शुरुआत की जा रही है। ठीक है ना। आज जो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र की अगर अपन बात करें, राजस्थान का अपवाह तंत्र, और राजस्थान के अपवाह तंत्र में यानी कि राजस्थान की नदियों की बात करें तो राजस्थान की नदियों को तीन प्रकार से बांटा गया है संगम के आधार पे। यानी कि जो अंतिम पॉइंट है इनका वहां पर जहां मिलती हैं उस आधार पे इसे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। एक अगर अपन बात करें एक अपन बात करें अरावली के पूर्वी साइड में जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं, वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं, जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, उसे बंगाल का अपवाह तंत्र। एक जो होती है अपनी अरावली के पश्चिम में जो अरब सागर में जल ले जाती हैं, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, जो अपना जो जल है वही नदियां जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं उन्हें अरब सागर नदियां कहते हैं। वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से डाले चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से डाले। ठीक है ना। उसके बाद में जो तीसरा अपना रहता है एक, वो है अंतः प्रवाह का। कौन सा? अंतः प्रवाह वाला। तो राजस्थान में सबसे बड़ा है
अंतः प्रवाह क्षेत्र, यानी कि लगभग 60% क्षेत्र किसका है, अंतः प्रवाह। और सबसे छोटा जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान का वो है अरब सागरीय, लगभग 17%। कितना है, 17% प्रवाह क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो अपन जो बंगाल की खाड़ी में जो जल ले जाने वाली नदियां हैं इनकी बात करें तो यह है 23%। कितना क्षेत्रफल, 23% वो नदियां हैं। अंतः प्रवाह सबसे बड़ा जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है 60% भाग पे, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे इनकी अंतः प्रवाह और अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। तो इस संगम के आधार पर राजस्थान की जो नदियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागरीय, एक अंतः प्रवाह की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो जो अरब सागरीय नदियां हैं अगर इनकी बात करें अपन तो अरब सागर की जो नदियां हैं उनमें अपन देखेंगे एक तो है लूनी नदी, एक है पश्चिम बनास, एक है साबरमती और एक है माही नदी। ठीक है, तो जो अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं वे नदियां हैं लूनी नदी, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी। उसके बाद में अपन बात करें अंतः प्रवाह वाली, तो जो अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं उनमें अगर अपन देखें तो इसमें सबसे बड़ा आता है घग्गर, घग्गर नदी। उसके बाद में अपन बात करें इसमें कांतली नदी। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर साबी नदी। इसके बाद में अपन बात करें बाण गंगा, कौन सी है, बाण गंगा। उसके बाद में अपन बात करें रूपा रेल। उसके बाद में अपन बात करें काकने जो जैसलमेर में, या अपन मसूरदी कहते हैं इसे। तो ये नदियां जो अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। उसके बाद में अपन बात करें बंगाल की खाड़ी वाली, तो बंगाल की खाड़ी में वे नदियां जो जल जाती हैं, जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है एक चंबल, और चंबल की जो सहायक है बनास, चंबल की जो सहायक है बनास। उसके बाद में अपन बात करें आयड़, या अपन कह सकते हैं बेड़च, आयड़ या बेड़च। उसके बाद में एक जो गंभीर नदी, कौन सी है, गंभीर नदी। तो ये जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। जो अरब सागरीय हैं उसमें लूनी नदी, पश्चिम बनास और साबरमती और माही नदी। तो अपन इनकी बात करेंगे सबको अपवाह तंत्र के आधार पे, नदियों के आधार पे इनका देखेंगे अपन। अगर अपन बात करें अरब सागर वाली में, तो अरब सागर के अंदर सबसे मेन चीज तो ये है कि अरब सागर में जाएंगे तो यहाँ पर इन नदियों में किस किस राज्य का योगदान रहेगा, तो उसमें गुजरात का सबसे पहले, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का तो है ही, और साथ में किसका रहेगा योगदान, गुजरात। यानी कि जो अरब सागर में जा रही हैं वो नदियां गुजरात से होकर गुजरेंगी। ठीक है ना। तो अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र की। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अपन संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा है, एक है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र, तीसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। उसमें अरब सागर का जो प्रतिशत है ये 17% है। आप लोगों को कई बार इस 16% दिखाई देगा कई किताबों में, 16%। ठीक है, आंतरिक अपवाह तंत्र है ये 60%, और जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो 23%। ठीक है ना। अगर अपन बात करें राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है ये किस पर निर्भर है, यानी कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है ये मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मानसून पर। यानी कि राजस्थान की कोई भी नदी है वो ग्लेशियर से नहीं निकलती, ग्लेशियर से नहीं निकलती। ये सारी की सारी जो नदियां हैं राजस्थान की वो मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें कि जो देश की जो सर्वाधिक अंतः प्रवाह नदियां हैं वो कौन सी हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र, ये लगभग 60%।
ठीक है। उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है, अरब सागरीय जो अपवाद अंतर है उसमें 17% या 16%। उसमें अपन ने देखा कि जो अरब सागरीय नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं उनमें कौन कौन सी है, लूनी नदी, माही नदी और पश्चिमी बनास नदी और साबरमती। नदियों से अगर अपन बात करें कि नदियों से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग कैसे आते हैं, अगर अपन इसमें देखें कि एक तो जो अरब सागर में जाती हैं उन्हें अपन जो अरब सागर की नदियां कहते हैं, तो इसका एक तो सबसे पहले जो चीज है कि उद्गम स्थान, कौन सा, उद्गम स्थान, यानी कि कौन सी नदी का किस स्थान से उद्गमित हुई है। ठीक है, एक तो वो पूछते हैं सबसे ज्यादा। एक पूछते हैं सहायक नदियों का, इसका सहायक नदियों का, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो उद्गम का आता है कि कहां से उद्गम हुआ है इसका। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं वो सहायक नदियों से पूछते हैं। किससे पूछते हैं, सहायक नदियों से पूछते हैं। तो अपन सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लूनी नदी की। इसकी बात करें लूनी नदी की, तो ये जो लूनी नदी है ये जो मध्य अरावली से निकलती है, मध्य अरावली यानी कि अलवर अजमेर सॉरी, मध्य अरावली। मध्य अरावली में एक पहाड़ अपन ने पढ़ा था जब अपन ने अरावली भौतिक प्रदेश पढ़ा था उस समय, तो वहां पर मध्य अरावली के अंदर पहाड़ है नागपाड़। नागपाड़ कहाँ है, अजमेर के अंदर। तो अजमेर से यह धाराओं के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है, धाराओं के रूप में निकलती है। और ये अंतिम में कहाँ जाकर समाप्ति स्थल है इसका, तो वो है कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात के अंदर, यानी कि रण उसे कहते हैं जो समुद्र का पीछे हटना और वहां पर लवणीय भूमि या दलदली भूमि के रूप में, तो उसे कहते हैं रण। ठीक है, तो जो कच्छ का रण है वहां पर जाकर ये समाप्ति स्थल है किसका, लूनी नदी का। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो लूनी नदी का जो उद्गम है ये नाग पहाड़ से होता है। कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर। अगर अपन बात करें तो यहां पर लिख भी सकते हैं मध्य अरावली। इससे मध्य अरावली अजमेर या नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। अगर अपन बात करें कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये किधर से बहते हुए किधर जाती है, तो इसमें देखें तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है अजमेर से तो ये उद्गमित हो ही रही है, इसका उद्गम स्थान है अजमेर। अजमेर के बाद में ये नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, और उसके बाद में गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसका जो संगम है ये कच्छ का रण गुजरात के अंदर है। ये कुल अगर इसकी लंबाई की बात करें अपन, तो कुल इसकी जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर, कितनी है, 495 किलोमीटर है। लेकिन अगर राजस्थान में इसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। कितनी है, 330 किलोमीटर, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार इसकी जो लंबाई है वो कितनी है राजस्थान के अंदर, वो है 330 किलोमीटर। यानी कि कुल जो अपवाद तंत्र है उसका 10.41% भाग है। 10.41% भाग कौन सी है, लूनी नदी का। इसकी अगर अपन बात करें, इसके जो अन्य नाम है, कई बार अन्य नाम से संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि इसे अंतः सलीला कहते हैं। तो अंतः सलीला किसने कहा था इसको, कालिदास जी ने कहा था। किसने कहा था, कालिदास जी ने। उसके बाद में ये जो लूनी नदी है ये आधी खारी और आधी मीठी, यानी कि जब ये बालोतरा या बाड़मेर में बालोतरा में प्रवेश करती है तब जो यहाँ पर एक नदी आती है बांडी नदी, जिसमें जो औद्योगिक पाली का जो औद्योगिक विकास कार्यक्रम जो प्रदूषित जल आता है वो इसमें शामिल हो जाता है, जिससे ये आधी खारी, पहले तो ये मीठी होती है बाद में ये कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। क्योंकि बाड़मेर के अंदर एक अपन देखें कि वहां पर माइकोसिस्ट प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से भी ये खारी हो जाती है। बाकी जो पाली का कुछ प्रदूषित जल आता है इसमें आकर मिल जाता है, इसलिए ये बाद में खारी हो जाती है। तो इसको आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर अपन बात करें कि पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा है वो कौन सी है, लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा है वो कौन सी है, लूनी नदी। इसे मरु गंगा के नाम से भी जानते हैं।
लवणवती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो पानी है वो कैसा है, लवणीय जैसा होता है बाद में, इसलिए इसको लवणवती के नाम से भी जानते हैं। तो अंतःसलीला, कालिदास बोलता है इसको अंतःसलीला, अपनी जो रचना है उसके में बताता है कि लूनी नदी को अंतःसलीला कहा है। ठीक है। आधी मीठी आधी खारी, यानी कि बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है, बालोतरा से पहले ये कैसी होती है, मीठी पानी वाली नदी होती है। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा है वो कौन सी है, लूनी नदी, और मरु गंगा और लवणवती। ठीक है, तो ये चीजें अपने को याद रखना है। सबसे पहले तो अपने को क्या याद रखना है, लूनी नदी कि इसका उद्गमत, ये जो उद्गम होता है, ये जो स्थान है इसका उद्गम वो कहाँ से है, तो ये नाग पहाड़ अजमेर अपन कह सकते हैं मध्य अरावली से। उसके बाद में कौन कौन से प्रवाह क्षेत्र हैं इसके, जिसमें सबसे पहले ये अजमेर में, अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर, उसके बाद में सांचौर। ठीक है ना। उसके बाद में इसकी जो लंबाई राजस्थान में कितनी है, वो है 330 किलोमीटर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। कुल जो लंबाई है इसकी है 495 किलोमीटर। उसके बाद में अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 10.41%, और इसके जो उपनाम है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन देखें इसकी जो सहायक नदियां हैं, कौन सी सहायक नदियां, तो इसमें दाईं ओर से एक इसकी सहायक नदी मिलती है जो नागौर से निकलती है, और दाएं ओर से एक ही नदी मिलती है दाएं ओर से, वो है जोजड़ी। क्या नाम है उसका, जोजड़ी नदी है, जो दाएं ओर से निकलती है, नागौर से निकलती। बाकी सारी की सारी जितनी भी नदियां हैं लूनी की, जो सहायक नदियां हैं, वो सारी की सारी बाईं ओर से निकलती हैं। किधर से निकलती हैं, बाईं ओर से ही मिलती हैं इसकी। तो अगर अपन बात करें, जिसमें एक है लीलड़ी, एक है बांडी। ये जो बांडी नदी है इसको रासायनिक नदी भी कहते हैं, केमिकल रिवर। क्यों, क्योंकि जो पाली का जो औद्योगिक प्रदूषित जल है वो इसमें आकर समाहित हो जाता है। उसके बाद में बांडी की जो सहायक नदी है वो है गुहिया। क्या है, गुहिया। बांडी की सहायक नदी है कौन सी, गुहिया। और इस बांडी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। कौन सा बांध है, हेमावास बांध। ठीक है ना। तो एक तो अपने को सबसे पहले जो लूनी नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है, जोजड़ी, जो नागौर से निकलती है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इसके सारी की सारी बाईं ओर से निकलने वाली जो नदियां हैं, उसमें सबसे पहले आती है लीलड़ी। कौन सी नदी है, लीलड़ी। जो लीलड़ी की अगर अपन बात करें तो पाली से, सोजत से निकलती है, सोजत पाली, सोजत पाली से निकलती है कौन सी, लीलड़ी नदी। ठीक है। उसके बाद में बांडी जो नदी है ये भी पाली से निकलती है, यानी कि जो जवाई तक है ये सारी की सारी पाली से ही निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, पाली से ही निकलती हैं। ठीक है ना। तो जो लीलड़ी नदी है, जो लूनी नदी की सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद में है बांडी, उसके बाद में सूकड़ी। सूकड़ी नदी पर एक बांध और बना हुआ जिसका नाम है बांकली बांध। कौन सा बांध है, बांकली बांध। उसके बाद में मीठड़ी, मीठड़ी के बाद में आती जवाई नदी, तो जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है एक जवाई बांध। कौन सा बांध, जवाई बांध। ठीक है ना। उसके बाद में एक नदी है सागी, जो जालोर से निकलती है। कौन सी नदी है, सागी, जालोर से। जवाई की एक खारी नदी है जो सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, जवाई नदी की एक सहायक नदी है खारी नदी। ठीक है ना। तो जो सिरोही से निकलती है। तो इस तरीके से जो लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उनमें अगर अपन देखें तो जो दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है, दाईं ओर से तो एक ही नदी निकलती है, उसका नाम है जोजड़ी। कौन सी है, जोजड़ी।
और बाकी की बाकी जो जितनी भी हैं सारी की सारी वो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, जिसमें एक है लेलड़ी, सुगड़ी, मीठड़ी, जवाई, पांडी, सागी। ठीक है ना, सागी। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो जो जोजड़ी नदी है ये एक ऐसी इसकी सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है। इससे अरावली से नहीं निकलती है, बाकी सारी की सारी नदियां हैं जो अरावली से निकलती हैं। ठीक है ना। एक नागौर के अंदर पड़ता है कौन सा? कोंडलू गांव। कौन सा गांव है? कोंडलू गांव। कोंडलू गांव यहां से निकलती है अभी। कौन सी? जोजड़ी नदी, नागौर में। तो इस तरीके से ये जो जितनी भी नदियां थी ये सारी की सारी जो दाईं ओर से मिलने वाली एक ही नदी थी उसका नाम है जोजड़ी। ठीक है। उसके बाद में सारी की सारी बाईं ओर से मिलती है नदियां, जिसमें है लीलड़ी, बांडी। बांडी की भी एक सहायक नदी है उसका नाम है गुइया। ठीक है। बांडी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, वो बांध है हेमावास। ठीक है। हेमावास के अंदर ही है, पाली के अंदर। उसके बाद में सुकड़ी, सुकड़ी के अंदर एक बांध बना हुआ है बांकली बांध। उसके बाद में मेठड़ी, मेठड़ी के बाद में जवाई नदी, तो जवाई नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जवाई बांध। ठीक है। जवाई नदी की एक सहायक नदी है वो है खारी, जो सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिरोही से नदी। उसके बाद में एक जो लूनी की सहायक नदी है सागी, जो जालोर से निकलती है। किधर से निकलती है? जालोर से निकलती है। इस तरीके से ये जो सारी नदियां हैं जालोर से निकलती है। सागी जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं जालोर के अंदर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, यहां से निकलती है सागी नदी, जो लूनी की सहायक नदी है। ठीक है। बाकी जो जोजड़ी नदी है एक ऐसी नदी है, लूनी की एक ऐसी सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। बाकी सारी की सारी जो नदियां हैं अरावली से निकलती हैं। ठीक है ना। तो इतनी चीज अपने को याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में ये जो इसका समाप्ति स्थल है वो कौन सा है? जो समाप्ति स्थल है कच्छ का रण, गुजरात के अंदर जाती है। इसकी जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? 330 किलोमीटर। इसे आदि खारी, आदि मीठी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा है मरु गंगा कहते हैं इसको, लवणवती भी कहते हैं इसको। ठीक है। अंत सलीला, अंत सलीला जो कालिदास की रचना है उसमें मिलता है इसका नाम अंत सलीला। ठीक है। आगे अपन कुछ देख लेते हैं। तो जोजड़ी नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से आती है और एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से उद्गमित नहीं होती है। ठीक है ना, ये फैक्ट भी याद रखना है। उसके बाद में बांडी नदी, तो बांडी नदी को मैंने आप लोगों को बताया कि बांडी नदी को रासायनिक नदी या केमिकल नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रंगाई छपाई जो उद्योग कार्य है, जो इसका जो प्रदूषित जल होता है रंगाई छपाई वाला, वो इस नदी में जाकर मिल जाता है, इसलिए ये। उसके बाद में बात करें लूनी की विशेषताओं की, तो जो जो लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो राजस्थान की कुल अपवाह तंत्र का 10.41% है। कितना है? 10.41% है। यहाँ पर इस नदी के ऊपर लूनी नदी में जो सांचौर और जालोर वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक जल संरक्षण की एक विधि है, परंपरागत विधि है, जिसे नेहड़ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? नेहड़ के नाम से। लूनी बेसिन में सांचौर जालौर में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है जिसे नेहड़ के नाम से जानते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी ये कौन सी हैं? लूनी नदी की। अगर अपन बात करें यहाँ पर कुछ दो बांधों की,
यानी कि जो इम्पोर्टेंट बांध है उनकी बात करेंगे अपन, सारे बांधों की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को वहां बता दिया है कि बांध इस नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में एक है जवाई बांध। तो जवाई बांध कहाँ है? जवाई नदी के ऊपर, सुमेरपुर पाली के अंदर। सुमेरपुर पाली के अंदर इससे जो जलापूर्ति है वो कहाँ, किन किन क्षेत्रों में होती है? पाली, जोधपुर, सिरोही और जालौर वाले क्षेत्र में होती है। जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है, यानी कि इस जवाई बांध के अंदर जो पानी की कमी होती है, तो एक जलापूर्ति के लिए सेई जल सुरंग जो उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर से पाली की से की जाती है, ठीक है ना। सेई जल सुरंग है उदयपुर के अंदर, जिससे इस जवाई बांध को पानी की पूर्ति की जाती है। यानी कि इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को, ठीक है। तो ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा याद रखना है अपने को। उसके बाद में जो दूसरी नदी आती है वो है अपनी जो अरब सागरीय नदी है, उस नदी का नाम है साबरमती नदी। तो साबरमती जो नदी है, इसका जो उद्गम स्थान है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर होता है, जहां पर यहाँ पर दर्शा भी रखा है आप लोगों को मानचित्र के अंदर, उदयपुर में होता है। और इसके जो संगम है, यानी कि अपन कह सकते हैं इसका जो समाप्ति स्थल है वो खंबात की खाड़ी। कहाँ? खंबात की खाड़ी के अंदर। इसकी बात करें कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि ये डायरेक्ट उदयपुर से जो पदराना पहाड़ियां हैं, पदराना हिल्स हैं, यहाँ से निकलती हैं और गुजरात के अंदर एंटर कर जाती है उसके बाद में, ठीक है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है केवल उदयपुर, कौन सा है? उदयपुर ही है इसका प्रवाह क्षेत्र। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो यह 416 किलोमीटर की है। अगर राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में ये 45 किलोमीटर ही है। कितनी है? 45 किलोमीटर। यानी कि पदराना पहाड़ियां से निकलती है, उदयपुर से निकलती है और कहाँ? खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर समाहित हो जाती है। तो इसका अधिकांश जो भाग है ये गुजरात में ही है। राजस्थान के अंदर तो 45 किलोमीटर में ही निकलती, बस निकलती है यहाँ से। तो ये मान लो कहाँ से निकलती है? पदराना पहाड़ी से। और पदराना पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो साबरमती जो नदी है ये अरब सागरीय नदी है। ये उदयपुर से पदराना हिल से निकलती है और कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 45 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है ना। गुजरात के अंदर जो गांधीनगर है, साबरमती है, अहमदाबाद है, ये सारे के सारे इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन सी? साबरमती के किनारे। उसके बाद में अपन बात करें इसकी कुछ सहायक नदियां हैं उनकी बात करते हैं। तो वेतरक, हतमती, मेसवा, माजम, मानसी वाकल और सेई। मानसी वाकल और सेई। सेई जल सुरंग तो पढ़ी थी अभी अपन ने। तो मानसी और वाकल, तो जो मानसी और वाकल है, ये मानसी वाकल नदियों के ऊपर है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग, कौन सी? देवास जल सुरंग उदयपुर में बनाई गई है। कितनी? 11.2 किलोमीटर। कौन सी नदी पर? साबरमती नदी के ऊपर, ठीक है। मानसी वाकल जो नदियों पर राजस्थान की सबसे लंबी जो सुरंग है, जल सुरंग है, देवास जल सुरंग। यानी कि जो मानसी और वाकल है ये किसकी है? सहायक नदी साबरमती की। तो मानसी और वाकल के ऊपर ही बनाई गई है जल सुरंग, ठीक है ना। जो किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो सेई नदी है, तो सेई नदी पर राजस्थान की पहली जल सुरंग सेई जल सुरंग जो उदयपुर के अंदर बनाई गई है, ठीक है ना। तो अभी अपन ने बात की थी जो जवाई बांध को पानी उपलब्ध कराती है जब उसके अंदर पानी खत्म हो जाता है। तो कौन सी जल सुरंग उपलब्ध कराती है? सेई जल सुरंग उपलब्ध कराती है। तो इसमें इतनी सी चीजें याद रखनी है अपने को। सबसे पहले कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका जो उद्गम स्थान है वो पदराना पहाड़ी या पदराना हिल्स उदयपुर के अंदर, ठीक है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के बाद में गुजरात में चली जाती है। उसके बाद में खंबात की खाड़ी में इसका समाप्ति स्थल है, ठीक है। ये राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 45 किलोमीटर है। अगर अपन बात करें इसकी कुछ सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वेतरक और हतमती, उसके बाद में मानसी, वाकल और सेई, ठीक है ना। इन नदियों को थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, ठीक है। मानसी और वाकल नदियों के ऊपर राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है देवास जल सुरंग। कौन सी? देवास जल सुरंग है जो उदयपुर के अंदर बनाई गई है।
एक जो शेई नदी है, शेई नदी के ऊपर जो शेई जल सुरंग बनाई गई है उदयपुर के अंदर ही, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं अपन पश्चिमी बनास की। तो जो पश्चिमी बनास है ये कहाँ से उद्गम होता है इसका? नया सानवाड़ा, नया सानवाड़ा या अपन कह सकते हैं नव सनवाड़ा। नव सनवाड़ा से इसका उद्गम स्थान है। एक पहाड़ी है सिरोही के अंदर, वहां से निकलती है। नव सनवाड़ा हिल से निकलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था भाई ये, ठीक है। वहां पर दे रखा था कि पश्चिमी बनास का उद्गम स्थान सिरोही से, कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम सिरोही सनवाड़ा से और इसका जो समाप्ति स्थल है वो यहां पर दे रखा था कच्छ की खाड़ी। तो अपन कच्छ की खाड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, लिटिल कच्छ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, यानी कि अभी वर्तमान में यहाँ पर थोड़ा बड़ा जो पानी होता है उसको बोलते हैं खाड़ी, ठीक है ना। रण उसको कहते हैं कि यहाँ से समुद्रों की समाप्ति हो चुकी है, यहाँ पर अब दलदली या लवणीय भूमि बची हुई है, उसको रण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है सिरोही के अंदर ही है और संगम है इसका लिटिल कच्छ या गुजरात के अंदर, या अपन कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो 266 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है वो है सूकली और सीपू, सूकली और सीपू। इतनी सी चीजें याद रखनी है। वहां पर सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था कि ऐसी कौन सी नदी जो नया सनवाड़ा से निकलती है, नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में जाकर समाहित होती है, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन दे रखा था पश्चिमी बनास, क्योंकि यहां से नया सनवाड़ा से तो एक ही नदी निकलती है, कौन सी? पश्चिमी बनास। तो इसमें दो ही चीजें याद रखनी है बस, ज्यादातर यही, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना इसमें, ठीक है। तो ये जो अरब सागर की तीसरी नदी थी अपनी, अरब सागर वाली जो अपवाद अंतर है उसमें तीसरी नदी, सबसे पहले अपन ने जो पढ़ी थी लूनी नदी, तो उसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है लूनी नदी का? वो मध्य अरावली, मध्य अरावली नागपहाड़ से निकलती है और नागपहाड़ अजमेर, ठीक है। उसके बाद में वो कब कहाँ पर समाहित हो जाती है? कच्छ के रण के अंदर समाहित हो जाती है। उसके बाद में अपन ने जो दूसरी नदी पड़ी थी साबरमती, कौन सी नदी? साबरमती। तो साबरमती कहाँ से निकलती है और उसका उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर के अंदर और जो संगम है वो खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है। उसके बाद में अपन ने पश्चिमी बनास की बात की थी, तो पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है और कहाँ पर इसका समाप्ति स्थल है। उसके बाद में अपनी जो एक नदी है उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। तो ये माही नदी है। इस माही नदी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये जो माही नदी है कहाँ से निकलती है? तो जो माही नदी है ये मेहद झील से निकलती है, मेहद झील से निकलती है, अमरेरू हिल्स। अमरेरू हिल्स, विंध्याचल जो पर्वत है, यानी कि धार एमपी के अंदर जो विंध्याचल पर्वत है वहां से निकलती है मेहद झील से, और ये निकलकर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और राजस्थान के अंदर कहां प्रवेश करती है? तो राजस्थान के अंदर खांडू गांव के अंदर प्रवेश करती है। कहां पर? खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद में ये बांसवाड़ा के अंदर आप लोगों को पता है कि एक रेखा है, करक रेखा। कौन सी? करक रेखा। तो ये एक बार इस खांडू गांव में प्रवेश करने के बाद में बांसवाड़ा में जैसे एंट्री करती है तो एंट्री करने के बाद में करक रेखा को काट देती है। उसके बाद में ये ऊपर जाती है और घूम फिरा के यू आकार में इस तरीके से वापस, जब ये वापस निकलती है तो इस समय बांसवाड़ा में वापस से इस करक रेखा को काटती है। तो यानी कि जो माही नदी है ये करक रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है, क्योंकि इसकी जो आकृति है माही नदी की ये उल्टे यू के आकार की जैसी, इस तरीके से, इस तरीके से उल्टे यू के आकार की जैसी आकृति होती है इसकी, यानी कि ये एमपी से निकलती है, ठीक है। एमपी से निकलकर और ये खंबात की खाड़ी में जाती है वापस।
कहाँ पर? एमपी से निकलकर खंबात की खाड़ी गुजरात में समाप्ति स्थल है। तो ये जो सबसे पहले तो इसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? मेहद झील, अमरेरू हिल्स, अमरेलू पहाड़ी के ऊपर, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, एमपी के अंदर। सबसे पहली चीज तो इसका उद्गम स्थान ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करें कि ये राजस्थान के अंदर कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान के अंदर कहाँ प्रवेश करेगी? खांदू गांव के अंदर। कहाँ प्रवेश करेगी? खांदू गांव के अंदर प्रवेश करेगी, यानी कि बांसवाड़ा के अंदर यह नदी प्रवेश करती है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें कि वापस ये नदी घूम फिरा के कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इतनी सी इसमें थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। अब अपन यहां पर बात करें कि एक यहां पर बनता है त्रिवेणी संगम। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम, जिसे बेणेश्वर धाम भी कहते हैं। आदिवासियों का जो कुंभ है, यहां पर मेला लगता है त्रिवेणी संगम के ऊपर। तो एक इधर से नदी आती है उदयपुर से, सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। माही नदी तो है ही। एक आती है उदयपुर या सलूम्बर से, अपन कह सकते हैं सोम नदी। और एक आती है इधर जाखम नदी। जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध भी बना हुआ है भाई। और एक नदी अपनी है ही कौन सी? कौन सी नदी है? माही नदी। तो 3 नदियों का संगम होता है, उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और यहां पर बनता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और यहां पर मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कौन सा? बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो उसके बाद में दूसरी अगर अपन बात करें कि इसके ऊपर बांध बनाए गए। क्या बनाए गए? बांध बनाए गए। अगर अपन बात करें तो यहां पर एक बांध है, उसका नाम है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर। उसके बाद में एक बांध बनाया गया है कागदी पिकअप। कागदी पिकअप, ठीक है। उसके बाद में एक गुजरात के अंदर बनाया गया है कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। एक डूंगरपुर के अंदर बनाया गया है कडाना बैंक वाटर। इसके पीछे ही बनाया गया है जस्ट कडाना बैंक वाटर। वहां पर मत्स्य पालन किया जाता है, कडाना बैंक वाटर। ठीक है। इसमें अपने को ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थान याद रखना है। उसके बाद में ये राजस्थान के अंदर कहाँ प्रवेश करती है उसको याद रखना है। उसके बाद में ये अंतिम इसका जो समाप्ति स्थल है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कहाँ, कौन कौन सी नदियों के संगम के ऊपर बनता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो बांध हैं उनको याद रखना है, ठीक है। तो अपन बात करें माही नदी की, तो जो माही नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो मेहद झील, अमरेरू पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। इसकी अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान, तो राजस्थान में कहाँ कहाँ, बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है खांदू में, और उसके बाद में डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और गुजरात के अंदर ये समाप्ति स्थल है। राजस्थान में इसका जो प्रवेश है ये खांदू बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। संगम इसका खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो 171 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें उपनाम या अन्य नामों की, तो आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा, क्योंकि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र इसको वागड़ भी के नाम से जानते हैं। काठल की गंगा, तो प्रतापगढ़ के जो किनारा है इसको काठल के नाम से जानते हैं, काठल का मैदान। तो काठल की गंगा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है, तो इस नाम से भी जानते हैं। आदिवासियों की गंगा
वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की शरण रेखा। ठीक है ना। तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा है वो कौन सी है? लूनी नदी। इस तरीके से याद रखना। बाकी आदिवासियों की गंगा है, वागड़ की गंगा है, काठल की गंगा है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। उसके बाद में इसकी कुछ बात करें विशेषताओं की, तो इसका जो बहाव है मैंने आप लोगों को बताया कि यू आकार, उल्टे यू आकार में इस तरीके से। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रवेश व निकास दोनों दक्षिण दिशा में, यानी कि इसका जो दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस इसी तरीके से दक्षिण में चली जाती है। तो दक्षिण में ही इसका क्या होता है? प्रवेश होता है और दक्षिण में ही इसका निकास होता है। अगर इसकी बात करें तो इस सीमा का निर्धारण करती है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच। सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। ये जो त्रिवेणी संगम है, मैंने आप लोगों को बताया त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पर नदी एक तो सोम, माही और जाखम नदी, और यहाँ पर मेला लगता है कौन सा? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसके ऊपर जो बांध है उनकी बात की अपन ने। तो बांध परियोजना की अगर अपन बात करें तो माही बजाज सागर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया है। राजस्थान का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? माही बजाज सागर। उसके बाद में कागदी पिकअप बांध है। तो कागदी पिकअप बांध जो कागदी गांव के अंदर बनाया गया है, कहां पर? कागदी गांव के अंदर बनाया गया, बांसवाड़ा के अंदर। यहां से 2 नहरें निकाली गई है, एक तो डूंगरपुर के लिए और एक बांसवाड़ा के लिए। तो डूंगरपुर वाली का जो नाम है वो है भिखाबाई सागवाड़ा, भिखाबाई सागवाड़ा, और जो बांसवाड़ा के लिए आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया। यहाँ पर एक जो खनन कार्य भी किया जाता है आनंद भूकिया, ये आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे कौन सा। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो कडाना बांध है गुजरात के अंदर, और जो कडाना बैंक वाटर बनाया गया है वो कहां पर बनाया गया है? डूंगरपुर के अंदर, मत्स्य पालन के लिए। क्या कार्य किया जाता है? मत्स्य पालन। ठीक है, इसी के पीछे बनाया गया है, कडाना बांध के पीछे ही बनाया गया भाई। जाखम बांध है तो जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन? कितना? 81 मीटर। ठीक है। उसके बाद में जो सोम कागदर परियोजना है सोम नदी के ऊपर, जो उदयपुर में बनाया गया है। उसके बाद में सोम कमला जो अम्बा परियोजना है डूंगरपुर में, और जो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है इसके अंदर बांसवाड़ा, और सर्वाधिक सिंचाई वाले जो जिले हैं इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्यों? क्योंकि सोम का कमला जो परियोजना है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला यही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है ना। तो इतनी सी चीजें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन ने आज जो नदियां पढ़ी हैं उसमें से कौन कौन सी नदियां पढ़ी हैं अपन ने? एक नदी पढ़ी है अपन ने, कौन सी? अरब सागर वाली जो नदियां पढ़ी हैं अपन ने। अरब सागर अपवाह तंत्र, इसमें अपन ने एक नदी पढ़ी लूनी नदी। उसके बाद में अपन ने साबरमती। उसके बाद में अपन ने पश्चिमी बनास। उसके बाद में अपन ने माही नदी, आदिवासियों की गंगा। ठीक है। इन नदियों की अपन ने बात की है जो अरब सागर में अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल डालती हैं, उन नदियों को कहते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है। आगे अपन जो बात करेंगे वो कल का जो अपनी क्लास होगी वो यही क्लास होगी जो नदियों को अपन ने बांटा है संगम के आधार पे 3 भागों में। तो उसमें एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक अंतः प्रवाह वाली जो शाखा है, और एक है अरब सागरी। तो अरब सागर वाली की अपन ने बात की है। उसके बाद में कल जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी वो होगी अंतः प्रवाह नदी तंत्र। धन्यवाद दोस्तों।